दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चल रहा है और राजनीति विज्ञान में आज राज्य व्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं। जो दोस्तों आपने सुना होगा कि जो शासन की जो प्रणाली होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, इसके बाद में जो होती है, जैसे यूएसए में अगर देखें तो शासन की व्यवस्था कुछ अलग होती है, ब्रिटेन में कुछ अलग होती है, भारत में कुछ अलग है। जैसे कि आपने सुना होगा संघात्मक, परिसंघात्मक, एकात्मक जो शासन की व्यवस्था सुनी होगी दोस्तों, उसको आज हम बिल्कुल क्लियर करेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे उनको दोस्तों हल करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में जो भी आपका डाउट है दोस्तों, जो भी कन्फ्यूजन है, वो आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक दोस्तों, हमारा जो पहले हम जो राज्य व्यवस्था जो हमारा टॉपिक है उसको दोस्तों लिख लेते हैं और जो शासन की जो प्रणाली है दोस्तों उसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपने जो नाम सुना होगा वह सुना होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक, दूसरा सुना होगा संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए ये क्या होता है। अध्यक्षात्मक का मतलब दोस्तों यहाँ होता है कि अध्यक्ष, जैसे हम देखते हैं कोई टीम होती है, कोई सभा होती है या कोई एक संगठन होता है, उस कोई समूह होता है दोस्तों, उसका एक हेड होता है। ठीक, आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर देखें हम, तो जो यूएस है वहाँ पर अगर देखें तो वहाँ राष्ट्रपति होता है दोस्तों। क्या होता है? वहाँ राष्ट्रपति होता है और उसकी सहायता के लिए उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, वहाँ संसद होती है दोस्तों। संसद नीचे लेवल पर होती है, नीचे मतलब सर्वोपरि, वहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोपरि होते हैं। शक्ति मतलब राष्ट्रपति के पास ही होती है और जो उनके जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी सहायता करते हैं। ठीक दोस्तों, और जो राष्ट्रपति इतने शक्तिशाली होते हैं, जो कि संसद होती है मैंने बताया, लेकिन संसद को इतनी पावर नहीं, राष्ट्रपति को ही पावर है। और पूरी यूएसए अमेरिका को चलाने के लिए क्या है, उनके पास पूरी मंत्रिपरिषद होगी। अब अकेले तो क्या है, पूरे अमेरिका की शासन व्यवस्था को, पूरी प्रशासन शासन पूरी तरीके से नहीं देख सकते, तो उनकी मतलब मंत्रिपरिषद होती है। ठीक, लेकिन शक्तिमान जो होता है दोस्तों, जो पावर होती है पूरी, वो राष्ट्रपति में होती है, उनकी सहायता के लिए उपराष्ट्रपति। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बोला जाता है। मतलब एक व्यक्ति का यहाँ पर क्या होता है कि पावर रहती है। जैसे कि आपने अगर देखें तो जो प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में जो राजतंत्रात्मक हुआ करता था, जो राजतंत्रात्मक हुआ करता था उस समय दोस्तों, उसका ही कुछ आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ लोकतंत्र जो कि समय बदल चुका है, जो कि राष्ट्रपति चुना जाता है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। पहले दोस्तों क्या होता था कि राष्ट्रपति मतलब सॉरी दोस्तों, जो राजा होता था वो राजतंत्रात्मक मतलब वंशानुक्रम चलता था। जैसे कि राजा है, फिर उसका पुत्र बन गया, फिर उसका पुत्र बन गया, चाहे वह योग्य हो या ना हो उसको बना दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, वोट के द्वारा मतलब राष्ट्रपति बनता है, आम लोगों चुनते हैं उनको और फिर बनाते। आपने देखा होगा राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों, तो भारत में भी क्या है, काफ़ी चर्चाएं रही थी और काफ़ी एक्साइटेड था भारत के लोगों में भी, भारत में भी, कि वहाँ का यूएसए का राष्ट्रपति कौन होगा। क्योंकि दोस्तों पता है कि यूएसए क्या है, दुनिया का सुपर पावर है, सर्वशक्तिमान है यूएसए अमेरिका। जो कि आज के समय देखिए हम, एक समय दोस्तों ब्रिटेन हुआ करता था, जो ब्रिटेन ने सब पर कब्जा कर रखा था। लेकिन आज अगर देखें वर्तमान स्थिति में, तो राष्ट्रपति का जो यूएसए है मतलब वो क्या है कि शक्ति उसके पास है और वह सुपर पावर है आज का। दोस्तों सबकी मतलब क्या होगा, जिज्ञासा होगी कि सुपर पावर का हेड कौन होगा। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर अगर देखें तो इसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति हेड होता है, संसद नहीं होती है। जो कि हम जानते हैं संसद में बहस होती है, उसके बाद में कानून बनता है, फिर पास होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ राष्ट्रपति क्या है, उसके पास ही पावर है, संसद है, लेकिन वह नीचे ऊपर राष्ट्रपति है। इसको ही दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बोला जाता है। ये कहाँ पर लागू है, तो ये यूएसए अमेरिका में लागू है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली को हम देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों बेसिकली कहाँ पर लागू है, ये ब्रिटेन में लागू है। ठीक दोस्तों, ब्रिटेन जो कि अंग्रेज हम बोलते हैं आम भाषा में, उन्होंने हम पर राज किया। हमारे अलावा 54 देशों पर उनके राज थे।
लेकिन दोस्तों हम पर जो राज किया तो हम उनको ही देखते थे, दिन भर रात 24 घंटे वही रहते थे हमारे मतलब सामने, कैसा कानून बना रहे, क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे देश को संभाल रहे हैं, कैसे क्या योजना बनाते। तो दोस्तों उनकी संसदीय प्रणाली थी। अब वो संसदीय प्रणाली हमको काफ़ी अच्छी लगी, तो हमने क्या है उसी संसदीय प्रणाली को अपनाया। अब संसदीय प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि संसद रहती है, संसद के बाद में क्या होता है कि वह कानून बनता है और फिर लागू होता है। मतलब संसद को यहाँ पर सर्वोपरि क्या है हमने रखा है, ठीक। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ अगर देखें ब्रिटेन का, अगर हम ब्रिटेन का और हमारे भारत का जो कि हम कॉम्प्रोमाइज़ अगर करें, दोनों के अगर देखें को डिफरेंस, तो देखिए अगर ब्रिटेन का देखें तो वहाँ संसद होती है और राजा रानी भी होते हैं। राजा रानी दो की एक परंपरा है दोस्तों, सदियों से चली आ रही है उनकी। हम देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद भी जो कि भारत का शासन है वो राजा रानी ब्रिटिश क्राउन के पास ही तो जाता है, फिर वहीं से क्या है कानून बनकर आते थे, और जो वायसराय का पद बन गया था भारत में, वो भारत में कानून लागू करता था। दोस्तों ये राजा रानी और उसके बाद में संसद होती है, लेकिन वहाँ सर्वोपरि क्या है संसद को माना गया है। राजा रानी केवल नाम मात्र के ही रहते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, जो कि अभी भी है। तो दोस्तों हमने क्या किया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद तो लिया है यूएसए से, लेकिन शक्ति नहीं ली है। शक्ति दोस्तों क्या है उनके पास काफ़ी है। तो कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, सुपर पावर जो कि होती है समस्त शासन की जो बागडोर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। और हमारे राष्ट्रपति जो कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती, संवैधानिक पावर है, लेकिन वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के पास पावर होती है, राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती। हमारे देश में हमने दो शक्ति, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद तो लिया, जो कि आप देखते हैं हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो केवल नाम मात्र के होते हैं, उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति राजा रानी की तरह उनकी दी गई है। जैसे ब्रिटेन में हम देखते हैं राजा रानी तो है, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, पावर संसद के पास है। ऐसा ही दोस्तों भारत में हमने क्या है कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, तो वहाँ पर पावर जो है संसद को सुपर पावर बनाया गया है। मतलब संसद शासन की व्यवस्था क्या है संसद ही देखेगा, लेकिन राजा रानी का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने ब्रिटेन से यूएसए से लिया है, लेकिन शक्ति राजा रानी के माँ से, मतलब कि जो राजा रानी की शक्ति के समान ही हमने हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को माना है, ठीक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। संसदीय प्रणाली में बहस होती है, जब वो पास होता है, जैसे कि लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, जब वहाँ पास होगा तो भी वह कानून बनेगा, ठीक। वहाँ संसद को सर्वोच्च माना गया। संसदीय प्रणाली नाम से पता चल रहा है, जो भी चीज़ दोस्तों होती है उसके काम के आधार पर, उसके गुण के आधार पर ही क्या होता है उसका नाम रखा जाता है। तो अध्यक्षात्मक मतलब कोई एक हेड होगा, एक अध्यक्ष होगा, वो राष्ट्रपति है, ठीक है। और यहाँ पर संसदीय मतलब कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई हेड नहीं है। आप जानते हैं कि क्या है कि राष्ट्रपति हेड नहीं होते, उनके पास कोई पावर नहीं है, ठीक। क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सांसद चुनते हैं और राज्यों में जो विधायक उनको चुनते हैं और वह फिर मंत्री नहीं बन जाते हैं, और उनमें से कोई प्रधानमंत्री बनता है, जो कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही रहती है हमारे देश में। राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं होती है, थोड़ी बहुत, लेकिन नाम मात्र की, ठीक। और जो भी वो कुछ करते प्रधानमंत्री के कहने पर, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के कहने पर ही करते। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या बेसिक सा अंतर है। समझिए, यहाँ अध्यक्ष रहेगा एक हेड, जो कि राष्ट्रपति यूएसए में, और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पर है ब्रिटेन में। तो हमने इसको ही अपनाया संसदीय शासन प्रणाली को, ठीक। दोस्तों देखिए अब आपको दोनों बेसिक सा क्लियर हो गया होगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अब दोस्तों शासन की कुछ और व्यवस्था होती है, ये तो हमने प्रणालियाँ देख ली, कुछ हम दोस्तों अब क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। यूएसए जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अमेरिका बोलते हैं हम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार से चलता है, भारत में किस प्रकार से चलता है, और ब्रिटेन में किस प्रकार से चलता है। दोस्तों आपने देखा होगा, एक तो होती है परिसंघात्मक शासन व्यवस्था होती है, ठीक। एक होती है संघात्मक, ठीक है, एक होती है एकात्मक, ठीक। इसको दोस्तों डिफरेंस समझिए। परिसंघात्मक दोस्तों क्यों बताया गया है, देखिए दोस्तों संघ तो दोनों है, यहाँ भी संघ लगा है
परिसंघात्मक, और यहाँ भी संघ लगा है। संघ का मतलब दोस्तों भारत में अलग होता है और जो कि यूएसए में अलग है। ठीक दोस्तों, परिसंघात्मक मतलब अगर देखें मोटे तौर पर तो यूएसए में परिसंघात्मक है, अगर देखें भारत में, अगर देखें इंडिया में तो संघात्मक है, और ब्रिटेन में अगर देखें तो एकात्मक है। इनको दोस्तों हम क्लियर करेंगे, बिल्कुल डाउट एक एक जो भी आपके मन में आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए परिसंघात्मक दोस्तों अगर हम देखें तो जो अमेरिका है वो भी एक समय क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था, जो कि मैंने बताया कि जो ब्रिटेन क्या है एक समय सुपर पावर था, तो वो सबको गुलाम रखता था। उसमें 54 देश पर, भारत के अलावा 54 देश में ऑलरेडी गुलाम बन चुके थे उसके। तो क्या है कि वहाँ पर यूएसए भी उसका गुलाम था। ठीक, तो यूएसए क्या करता है फिर जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 13 राज्य रहते हैं, जो अमेरिका में उस समय 13 राज्य थे, वो सब मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरह हमने दोस्तों स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और हमने स्वतंत्रता हासिल की, उसी तरह दोस्तों इन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और जीत गए। और दोस्तों आपने सुना होगा कि यूएसए में जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से एक शहर भी है, जो वाशिंगटन, जो आज यूएसए की राजधानी है, तो उन्हीं के नाम से रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो परिसंघात्मक जब वो राज्य मिले और उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की, तो उन्होंने ऐसा आपस में तय कर लिया कि हम क्या करेंगे, एक ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ केंद्र तो है, जो कि वहाँ पर केंद्र अगर देखें तो पूरी जो यूएसए की सरकार जो रहती है, जो राष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन दोस्तों राज्यों को भी पावर है वहाँ पर, केंद्र को भी पावर है, राज्यों को भी पावर है। और वहाँ पर जो संघात्मक की जो परिभाषा बताई गई है वो बताई गई है फेडरल बताई गई है दोस्तों। ठीक, फेडरल का मतलब ये होता है वहाँ संघ है लेकिन फेडरल है। कैसा फेडरल, कि वहाँ केंद्र को कम पावर है, राज्यों को ज़्यादा पावर है, मतलब राज्य चाहे तो अलग हो सकते हैं। परिसंघात्मक मतलब संघात्मक तो है, परि है। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि यूएसए, उसको यूएसए क्यों बोला जाता है अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, संयुक्त रूप से, मतलब कभी भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है दोस्तों, हुआ नहीं और होगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा उनको छूट दी रखी है शुरू से, तो इसलिए उसको यूएसए बोला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक दोस्तों, वहाँ परिसंघात्मक है, वहाँ जो संघ है वहाँ का फेडरल है, जो कि केंद्र और राज्य दोनों को विभाजित करता है शक्तियों में, और राज्य को ज़्यादा पावर है वहाँ पे। ठीक, केंद्र से ज़्यादा। अब दोस्तों आपको परिसंघात्मक जो कि समझ में आ गया होगा। अब संघात्मक आते हैं। संघात्मक में दोस्तों हमारा संघात्मक वो यूनियन है। ठीक, क्या है, यूनियन। जो हमारा संघात्मक है वो यूनियन है। यूएसए का जो संघात्मक है वो फेडरल है। दोस्तों आप इसको कन्फ्यूजिंग को बिल्कुल क्लियर रखिए। देखिए जो भारत का संघात्मक है, यहाँ भी दोस्तों क्या है, केंद्र है और राज्य है, जो कि हम देखते हैं केंद्र में भी सरकार रहती है, राज्य में भी सरकार रहती है। और दोस्तों क्या होता है कि सामान्य स्थिति में तो संघात्मक है हमारा देश, जैसे केंद्र के पास भी अपनी पावर है, राज्य को पास भी अपनी पावर है। लेकिन अगर हम देखते हैं संविधान का भाग 18 है, वो आपातकालीन की स्थिति में क्या करता है, समझ शक्ति राज्यों की कहाँ चली जाती है, केंद्र में चली जाती है। तो विशेष परिस्थिति में ये क्या बन जाता है, ये एकात्मक बन जाता है। ठीक दोस्तों, हमारा देश सामान्य स्थिति में तो संघात्मक रहता है, और विशेष परिस्थिति में, आपातकालीन की स्थिति में, जैसे कि हमारा किसी के साथ युद्ध हो गया है या ऐसी स्थिति आ गई है कि केंद्र को अब कुछ एक्शन लेना चाहिए, हम देखते भी है न्यूज़ वगैरह में कि केंद्र सरकार क्या एक्शन लेने वाली है, सेना को कब भेजेगी, सेना कब युद्ध के लिए जाएगी। ऐसा दोस्तों क्या होता है कि उस समय राज्यों के पास अपनी कोई पावर नहीं होती, केंद्र के पास ही सारी शक्तियाँ चली जाती, तो उस समय दोस्तों एकात्मक क्या हो जाता है, हमारा देश हो जाता है। सामान्य परिस्थिति में संघात्मक, ठीक, और विशेष परिस्थिति में एकात्मक, सारी शक्ति राज्यों से केंद्र के पास चली जाती है, केंद्र सरकार ही एक्शन लेती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे यहाँ पर अगर देखें तो जो संविधान ने जो मजबूती दिखाई है, जो झुकाव है संविधान का, वो केंद्र की तरफ ज़्यादा है, मतलब केंद्र मजबूत है यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं, जो राज्य अलग नहीं हो सकते। अमेरिका में कोई भी राज्य जब चाहे जब अलग हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। भारत में कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। तो दोस्तों संघ तो दोनों को बोला गया है, यूएसए में भी संघ है, भारत में भी संघ है, लेकिन
जो दोनों की जो डिफरेंस समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है। यूएसए में फेडरल है, वहाँ पर केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन वो कभी भी अलग हो सकते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन अलग नहीं हो सकते और विशेष परिस्थिति में एकात्मक हो जाती है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों का समझ में आ गया होगा, संघात्मक, परिसंघात्मक और संघात्मक। अब आते हैं एकात्मक, जो कि ब्रिटेन में। ब्रिटेन में दोस्तों राज्य नहीं है, राज्यों को कोई पावर नहीं है, केंद्र सरकार के पास ही पावर, एकात्मक शासन प्रणाली है। वहाँ पर केंद्र सरकार जो भी बोलती है वो सीधा लागू हो जाता है नीचे ग्राउंड लेवल पर। तो वहाँ सिर्फ क्या है, सिर्फ केंद्र है वहाँ पर। तो हमने दोस्तों संघात्मक तो अपनाया है, लेकिन संघात्मक के साथ एकात्मक भी अपनाया है। मतलब स्थिति को देखते हुए कि जब हमारा किसी मतलब दूसरे बाहरी शक्ति से कोई युद्ध होता है, उस समय हमारी केंद्र सरकार मजबूत रहनी चाहिए। जब मजबूत रहेगी तभी तो क्या होगा, वो कुछ एक्शन ले पाएगी। तो इसलिए दोस्तों विशेष परिस्थिति में केंद्र मजबूत हो जाता है और क्या होता है कि वो एक्शन ले सकता है। ठीक दोस्तों, आपको बहुत बेसिक सा परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक समझ में आ गया होगा। जो कि दोस्तों अगर देखें परिसंघात्मक के उदाहरण आप कहाँ देख सकते हैं, यूएसए अमेरिका के संविधान में, जो कि अभी सुपर पावर है। और संघात्मक अगर देखें तो भारत, लेकिन दोस्तों विशेष परिस्थिति में हम एकात्मक हो जाते हैं। जो कि आपने देखा होगा कि आपातकालीन की स्थिति के समय सारी शक्ति राज्य से कहाँ चली जाती है, केंद्र में चली जाती है। तो केंद्र पूरी पावरफुल हो जाती है। उसके बाद में एकात्मक अगर देखें तो ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन में दोस्तों एकात्मक शासन प्रणाली, वहाँ केंद्र सरकार को ही पावर है, मतलब राज्य है ही नहीं दोस्तों। वहाँ पर सीधा केंद्र ने कानून बनाया और सीधे राज्यों में लागू हो गया। अब दोस्तों ये तो हमने शासन व्यवस्था इनकी देख ली तीनों की। इनमें दोस्तों संसद तो है, बहस कहाँ होगी। जैसे यूएसए में राष्ट्रपति तो है, लेकिन फिर भी बहस तो होगी, क्या कानून बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो दोस्तों वहाँ पर जो संसद है, संसद के जो दो पार्ट है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का आर लिख रहा हूँ दोस्तों और सीनेट का एस। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट, जिसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं, ऐसा यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट होते हैं। भारत में अगर संसद के दो सदन देखें दोस्तों, तो एक तो लोकसभा है, लोकसभा का ए लिख दिया मैंने, और राज्यसभा आर। ठीक दोस्तों, आपको पता होगा। और अब ब्रिटेन में चलते हैं तो वहाँ की संसद है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक दोस्तों, ये क्या है, संसद के दो भाग हैं जो कि होते हैं, आपको पता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट। संसद के दो भाग कहाँ है, यूएसए में। भारत में लोकसभा राज्यसभा, आपको पता ही है संसद के दो भाग। ब्रिटेन में अगर देखें, जो इंग्लैंड आमतौर पर हम देखते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। दोस्तों अगर देखें तो आपने सुना होगा कि लेडी भारत में बोला जाता है, तो ये दोस्तों प्रचलन अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। वहाँ दोस्तों जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, उनको लॉर्ड्स बोला जाता है, लॉर्ड। ठीक, लॉर्ड्स या लॉर्ड। और लड़कियों को, जो महिला है, उनको लेडी बोला जाता है। जैसे कि हम देखते हैं जो कि अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, जो वाइसराय गवर्नर थे उनके, तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डहलोजी, है नी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड अगर देखें तो रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड उनको क्या है, हम हमारे भारत में अगर देखें तो मिस्टर बोलते हैं, मिस्टर बोलते हैं ना, तो ऐसे ही वहाँ पर उनको लॉर्ड बोला जाता है रेस्पेक्ट देने के लिए। ठीक, जो भी रेस्पेक्टेबल पर्सन होता है, तो वहाँ पुरुष को लॉर्ड बोला जाता है और महिलाओं को लेडी। तो उसी के नाम पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स इनको बोला जाता है। ठीक दोस्तों, आपको बेसिक सा समझ में आ गया होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। यूएसए का परिसंघात्मक कैसा है, भारत में संघात्मक कैसा है, और ब्रिटेन का एकात्मक कैसा है। ठीक दोस्तों, और अगर इनको थोड़ा जल्दी से शॉर्टकट में जाने तो यूएसए में परिसंघात्मक, संघात्मक तो है लेकिन फेडरल है। फेडरल कैसा, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन राज्य ज़्यादा पावरफुल है, कभी भी अलग हो सकते हैं। ठीक, उनकी संसद का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि दो भाग है, और हाउस ऑफ सीनेट। अगर भारत में अगर देखें तो संघात्मक तो है लेकिन कैसा यूनियन है,
सभी राज्य एक है, यहाँ पर कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। और केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा तो है सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एकात्मक हो जाता है। समस्त शक्ति राज्यों के केंद्र में चली जाती है। इसकी अगर संसद के 2 सदन देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। ब्रिटेन में आते हैं तो एकात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर शुरू से ही क्या होता है, वहाँ एकात्मक केंद्र सरकार कानून बनाती है, वो सीधा लागू होता है। समस्त शक्ति केंद्र के पास है, ठीक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक। और इसके बाद में कुछ और देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अब दोस्तों कुछ बेसिक सी बातें जो आपको पता होगी, ये तो दोस्तों अधिशात्मक संसदीय और जो व्यवस्था है वो समझ में आ गई होगी। आपने दोस्तों सुना होगा एक विधेयक होता है, एक विधायिका होता है और एक विधायक होता है। दोस्तों जो विधेयक होता है, जो बिल आता है दोस्तों हमारी संसद में, जो बिल आता है वो कानून बनने से पहले क्या होता है, विधेयक होता है, उस पर चर्चा होती है और दोनों सभाओं में, राज्यसभा लोकसभा में पास हो जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है, ठीक। दोस्तों जो कानून बनने से पहले वो विधेयक के रूप में होता है, हिंदी में उसको विधेयक बोला जाता है, इंग्लिश में बिल बोला जाता है। दोस्तों कहाँ आएगा वो, संसद में तो आएगा। तो संसद में जब विधेयक आया है और वहाँ पारित हो रहा है तो दोस्तों संसद को विधायिका बोला जाता है। जो बिल आता है उसको विधेयक बोला जाता है और जब पारित होता है, जब पास होता है, बस होती है लोकसभा राज्यसभा, उसको विधायिका बोला जाता है, ठीक। और दोस्तों जो अगर देखिए राज्यों में जो एमएलए होते हैं उनको क्या बोला जाता है, विधायक बोला जाता है, ठीक। दोस्तों अगर देखें तो संसद में, जो हमारी संसद है केंद्र में दिल्ली में, वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, सांसद होता है जिसको हम क्या, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। राज्यों में कौन रहते हैं, विधायक रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो विधान परिषद में, विधानसभा में रहते हैं। विधानमंडल के दो पार्ट, विधानसभा, विधान परिषद, वहाँ विधायक रहते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। तो केंद्र में सांसद एमपी बैठते हैं और राज्यों में विधायक जो कि एमएलए बैठते हैं। तो आपको दोस्तों डिफरेंस तीनों का समझ में आ गया होगा। विधायक जो रहते हैं वो राज्यों में रहते हैं, जो कि चुनकर भेजते हैं हम, ठीक। और अगर देखें तो जो विधायिका है वो संसद को बोला जाता है, क्योंकि वहाँ कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, विधेयक पास होते हैं। और जो बिल आता है कानून बनने से पहले, जिस पर चर्चा होनी होती है, उसको विधेयक बोला जाता है। विधेयक किसी बिल को बोला जाता है, संसद को विधायिका भी बोलते हैं और व्यवस्था पालिका भी बोलते हैं दोस्तों। और क्या बोलते हैं हम, संसद तो बोलते ही, इनके उसके 3 नाम होते हैं, ठीक। दोस्तों ये बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।